कभी सोचा है कि एक अकेला मेटल एटम अपने चारों तरफ इतने सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स और आयंस को एक साथ कैसे बांधकर रखता है? ये एक ऐसी पहेली थी जिसने 19वीं सदी के बड़े बड़े केमिस्ट्स को भी उलझा कर रख दिया था। आज हम उसी कहानी को समझेंगे कि कैसे एल्फ्रेड वर्नर ने इस गुत्थी को सुलझाया और केमिस्ट्री की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक कोबाल्ट का एटम 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स और 3 क्लोराइड आयन से जुड़ा हुआ है। ये तो उस वक्त के केमिस्ट्री के सारे नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। ये एक ऐसी केमिकल पजल थी जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने के सफर पर चलेंगे। सबसे पहले समस्या को समझेंगे, फिर वर्नर के कमाल के आइडिया को जानेंगे, उनके 2 तरह की वैलेंसी के सिद्धांत को परखेंगे, सबूत देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि आज भी ये थियरी इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस केमिकल मिस्ट्री से। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थे वो साइंटिस्ट के लिए किसी अबूझ पहेली से कम नहीं थे, जिनके नियम किसी की समझ में ही नहीं आ रहे थे। और फिर एंट्री होती है एल्फ्रेड वर्नर की। 1893 में उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त आइडिया सामने रखा जिसने इस पूरी उलझन को मानो एक झटके में ही सुलझा दिया। उन्होंने हमें इन कंपाउंड्स को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। तो आखिर क्या था वर्नर का वो क्रांतिकारी विचार जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? यहीं से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक नए दौर की शुरुआत हुई। वर्नर का आइडिया जितना आसान था उतना ही पावरफुल भी। उन्होंने कहा कि इन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल आयन 2 तरह का बर्ताव करता है, मतलब उसकी 2 तरह की पर्सनैलिटी या वेलेंसी होती हैं। अब ये सुनना ही उस समय के लिए एक धमाके जैसा था, क्योंकि तब तक तो सब यही मानते थे कि एक एलिमेंट की बस एक ही वेलेंसी होती है। चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इन 2 तरह की वैलेंसी को ठीक से समझते हैं। सच पूछिए तो यही इस पूरी थ्योरी का दिल है। यहां हम दोनों वैलेंसीज को आमने सामने देख सकते हैं। एक है प्राइमरी वैलेंसी जो आयंस में टूट सकती है और मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट से जुड़ी है, और दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी जो मजबूती से बंधी रहती है और हमें मॉलिक्यूल के असली स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। चलिए इन्हें एक एक करके और करीब से देखते हैं। पहले बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की। इसे हम मेटल का एक टेम्पररी या कह सकते हैं कि कमजोर रिश्ता समझ सकते हैं। इसका काम बस मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है, और जैसे ही कंपाउंड को पानी में घोला जाता है ये आयंस के रूप में अलग हो जाती है। इस क्लासिक एग्जाम्पल को देखिए, कोबाल्ट NH3 6Cl3। यहां कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी है 3, और इसे कौन बैलेंस कर रहा है? वो 3 क्लोराइड आयन जो ब्रैकेट के बाहर हैं। और ये ब्रैकेट के बाहर होना ही इस बात का इशारा है कि ये कमजोरी से जुड़े हैं और आसानी से अलग हो सकते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी वैलेंसी पर। यह है मेटल का परमानेंट और मजबूत वाला बंधन। ये आयंस में नहीं टूटता। ये लिगेंड्स मेटल के साथ एक ऐसी पक्की टीम बनाते हैं जो सॉल्यूशन में भी अलग नहीं होती। उसी कंपाउंड में कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी है 6, और इसे पूरा कर रहे हैं वो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो ब्रैकेट के अंदर हैं। उनका अंदर होना ही ये दिखाता है कि वो कोबाल्ट की उस मजबूत टीम का हिस्सा हैं और वो कभी अलग नहीं होंगे। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? प्राइमरी वैलेंसी बस चार्ज को बैलेंस करती है, उसकी कोई फिक्स्ड दिशा नहीं होती। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी बहुत खास है। ये स्पेस में एक तय दिशा में होती है, और यही चीज मॉलिक्यूल को उसका एक खास 3D शेप यानी कि उसकी ज्योमेट्री देती है। अब देखिए, एक कमाल का आइडिया देना एक बात है, पर उसे साबित करना बिल्कुल दूसरी। आइए देखते हैं कि वर्नर ने कैसे अपने एक्सपेरिमेंट से दुनिया को दिखाया कि वो सही थे। सबूत का पहला हिस्सा, जब उन्होंने NH3 6Cl3 को पानी में घोला तो बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक 3 क्लोराइड आयन अलग हो गए। ये वर्नर की थ्योरी से एकदम मेल खाता था, क्योंकि तीनों आयन ब्रैकेट के बाहर जो थे। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ साबित कर दिया। उन्होंने एक दूसरा कंपाउंड लिया, CONH3 5Cl Cl2। जब इसे पानी में घोला गया तो सिर्फ 2 क्लोराइड आयन बाहर निकले। इसका तो एक ही मतलब हो सकता था कि तीसरा क्लोराइड आयन अब ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट की मजबूत टीम का हिस्सा बन चुका था। ये वर्नर के जीनियस का सबसे बड़ा सबूत था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये थ्योरी हमें किसी भी मॉलिक्यूल के 3D शेप का अंदाजा लगाने की ताकत भी देती है। बस सेकेंडरी वैलेंसी का नंबर यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर देखकर ही यह बताया जा सकता है कि मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहीड्रल होगा या ऑक्टाहीड्रल। कमाल है ना? तो इस महान सिद्धांत का केमिस्ट्री पर आखिर असर क्या हुआ? आइए वर्नर की विरासत को समझते हैं। वर्नर की थ्योरी एक मील का पत्थर क्यों मानी जाती है?
क्योंकि इसने पहली बार कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कॉन्सेप्ट को साफ साफ समझाया। इसने हमें बताया कि क्यों कुछ आयन्स अलग हो जाते हैं और कुछ नहीं। इसने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर की एक साफ तस्वीर दी। असल में इसी नींव पर आज की पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की इमारत खड़ी है। लेकिन कोई भी थ्योरी अपने आप में पूरी नहीं होती। वॉर्नर की थ्योरी ने ये तो बताया कि बंधन है, पर ये नहीं समझा सकी कि ये बंधन असल में हैं कैसे। ये कंपाउंड्स रंग बिरंगे क्यों होते हैं या उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहाँ से आती हैं, इन रहस्यों पर यह थ्योरी खामोश थी। वर्नर ने एक दरवाजा खोला था, लेकिन उसके पार कई और कमरे थे जिनके ताले खुलने बाकी थे। उनके सिद्धांत ने नए सवाल खड़े किए। ये बॉन्ड बनते कैसे हैं? ये कंपाउंड्स रंगीन क्यों दिखते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब हमें वैलेंस बॉन्ड थियरी और क्रिस्टल फील्ड थियरी जैसी और भी रोमांच